एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। और जैसे कि आप जानते हो कि मैं हूं दिव्या, आपकी साइंस एजुकेटर, और हम कर रहे हैं टर्म 1 का प्रिपरेशन। सो यू ऑलरेडी नो कि हमने एमसीक्यू सीरीज टर्म 1 की पूरी हम कर चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 10 सैम्पल पेपर्स। आपको अरिहंत की बुक मार्केट में मिलेगी, उसमें 10 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे आपको साइंस के। सो वी आर गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशंस फॉर दोज इंपॉर्टेंट questions which are included in the sample papers. So let's begin with the sample paper 1, term 1, science class 10th. So let's practice. And you know that practice makes you perfect. तो जितने ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप फैमिलियर होगे पेपर से, and it would be very very beneficial for you. So section A हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पेपर बेसिकली 90 मिनट्स का होने वाला है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 24, सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस होंगे। आपको सेक्शन ए में से कुछ भी 20 क्वेश्चंस करने हैं, बी में से भी 20 करने हैं, और सी में से 10 क्वेश्चंस करने हैं। सब क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो सेक्शन ए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया 24 क्वेश्चंस और आपको करने हैं 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। बट अभी जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो हम पूरे के पूरे 24 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बुक में सॉल्यूशंस दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। So let's start with section A. So the first question is, Vishal took 3 ml of potassium sulfate, a beaker, and added approximately 3 ml of barium chloride solution. What would he observed? तो आपको बोला गया है कि विशाल ने पोटेशियम सल्फेट, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन करते हो तो एक बेसिक चीज फॉर्मुलेट अपने माइंड में पक्का किया करो। तो पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4। उन्होंने 3 ml K2SO4 लिया बीकर में और उसमें बेरियम क्लोराइड डाल दिया। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। तो ऐसा करने से क्या ऑब्जर्व होगा? तो ऑब्वियसली जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो इसीलिए होगी कि रिएक्शन हो चुका होगा। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके KCl और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना देगा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इनसॉल्युबल येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। नहीं, यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड्स में येलो प्रेसिपिटेट किसी का भी नहीं है। इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो BaSO4 होता है उसका प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है? व्हाइट, एंड इट इज गोना स्टे बिहाइंड। थर्ड ऑप्शन था आपके पास ग्रीन प्रेसिपिटेट। अगेन इट्स रॉन्ग। सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। दिस इज सॉल्यूशन, इट बिकम्स ब्लू। अगेन इट इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको टिप बताती हूँ कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हो तो पहले रिएक्शन कर लो खुद, और रिएक्शन करने के लिए आपका बेस बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको वैलेंसीज, कंपाउंड्स बनाने क्लियर होने चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करने आने चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। In the given experimental diagram of electrolysis of water, the gases produced are। सो बेसिकली एक फिगर बेस्ड एमसीक्यू है, आपने फिगर देख रहे हो यहाँ पे। तो इसमें आपको पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की, इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है ना क्या होता है, कि पानी में से हमने करंट पास किया तो क्या होगा कि जो पानी है वो अपने आयंस में टूट जाएगा, और आयंस कैथोड और एनोड पे जाके अपने रिस्पेक्टिव रिएक्शंस करेंगे और वहां पे हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से गैसेस पूछी गई है कि गैसेस कौन सी प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रोलिसिस अगर वाटर की करेंगे तो वाटर किस में ब्रेक होगा? अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस आती है इट्स वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी सब्सटेंस उसी चीज में ब्रेक होगा जिससे वो बना होगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represents correct balanced chemical equation? तो बेसिकली क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर है, और आपको पता है बैलेंसिंग इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि जो भी चीजें आप ऐड कर रहे हो, जितने मास में ऐड कर रहे हो वही सेम मास आपको प्रोडक्ट्स में भी मिलना चाहिए, बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये हम सबको पता है। तो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन चुनना है, जो कि बहुत बहुत ईजी होता है। आपको पता है कि हर एक एलिमेंट के आपको मोल्स लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे कंपेयर करने हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। ए ऑप्शन है AlCl3 plus NH4OH फॉर्मिंग AlOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl। Al यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है,
तो Al तक तो हमें बैलेंस लग रहा है. क्लोरीन 3 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन गलत है. बी ऑप्शन देख लेते हैं. एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम Cl3, यहाँ पे Cl भी3. ओके. NH4, N आपके पास है 3 और यहाँ पे भी N है 3. H आपके पास है 4 into 3 12 and 1 13. सो यहाँ पे भी आपके पास कितने हैं, सेम H है आपके पास. सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये रिएक्शन जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, तो अगला देख लेते हैं. दिस इज 2AlCl3, 2Al 2Al. ओके. Cl6, यहाँ पे Cl हमें दिख रहे हैं 2, तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है. तो यहाँ पे हमारे पास है 3Al लेकिन यहाँ पे एक Al, आगे देखने की जरूरत नहीं, ये इनकरेक्ट है. सो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द बी ऑप्शन. तो करना क्या है, सिर्फ मोल्स को कंपेयर कर दो लेफ्ट और राइट हैंड साइड के. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एलिमेंट X रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस. एक एलिमेंट दिया गया है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको डायग्राम दिया गया है. X एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और X बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है एसिड के साथ Y+H2 और बेस के साथ बना रहा है Z+H2. करना क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एलिमेंट X विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिविटी. तो हमें बताना है, बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि X यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है. तो इस क्वेश्चन को देखते ही अगर मेरी तैयारी बहुत अच्छे से होगी तो मुझे ये स्ट्राइक होगा कि एसिड और बेस के साथ कौन चीज रिएक्ट करती है, जो कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है. जो क्या होता है, एम्फोटेरिक. और एम्फोटेरिक नाम आते ही आपको एल्यूमिनियम और जिंक माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बार बार प्रैक्टिस करते आए मेटल्स नॉन मेटल्स पे. तो यहाँ पे कार्बन का दिया है कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बेस के साथ भी नहीं करता है, तो ये तो रिएक्शन करता ही नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं. पोटेशियम एसिड के साथ नहीं करता है, बेस के साथ करता है, ये ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों के साथ रिएक्शन हो रहा है. सिमिलरली सी भी नहीं होगा. तो कौन सा होगा, डी. आपको आना भी चाहिए कि जिंक एम्फोटेरिक के साथ रिलेटेड है, और दूसरा यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि वो दोनों के साथ रिएक्ट करता भी है. तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब जिंक हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. ये एक ग्राफ है जिसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है. आपको पता है एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता सॉल्ट एंड वाटर है, बट जो भी चीज ऑब्टेन होती है उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है. तो पहली चीज, ग्राफ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है. क्वेश्चन आगे पढ़ो, आपको आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन और सैंपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन pH वैल्यू ऑफ ग्राफ. अब आपको यहाँ दिख रहा है कि जो pH वैल्यू है वो कम हो रही है. आपको यहाँ ए और बी का प्लॉट दिया है और pH वैल्यू क्या हो रही है, वो कम हो रही है. तो pH वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि जो pH स्केल होता है वो 0 से 14 पे होता है और मिड पॉइंट होता है हमारे पास 7. अगर वो कम हो रही है, अगर इनिशियली वो क्या थी, इनिशियली वो बी थी और फिर वो नीचे जा रही है, तो बेसिकली मतलब 14 से डिक्रीज हो रही है. तो अगर कोई भी चीज डिक्रीज होती है तो वो कैसे होगी, अगर तो आप कह सकते हो कि 47 और 14 के बीच में कोई वैल्यू डिक्रीजिंग में जा रहा है, मतलब वो बेस होता है ना, क्योंकि 7 से ऊपर 14 तक हमारे पास सब्सटेंसेस बेसिस होते हैं और 7 से नीचे एसिड्स होते हैं. अब ऑप्शन देखते हैं, क्लियर हमें बहुत अच्छे से हो जाएगा. ए कास्टिक सोडा, लेमन जूस, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट. अब यहाँ पे क्या चीज यूज करोगे, इनकी नेचर को यूज करोगे, मतलब इनमें से कौन सी चीज उसमें डल गई है जो pH को कम कर रही है. तो कास्टिक सोडा एक बेस होता है, ठीक है, तो pH कम हो सकता है, मतलब कंपेरेबल कम हो सकता है, बट दूसरी ऑप्शन भी देखते हैं. लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, ये एक एसिडिक है. बेकिंग सोडा अगेन एक बेस है और कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल है. ठीक है, तो अगर सपोज आप कास्टिक सोडा डालते हैं तो वो कम होती, बट बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाती. यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत कम हो रही है. तो बेकिंग सोडा या कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सिर्फ 7 तक ले जाता है उसको, बट यहाँ पे वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा कम हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा कम हो रही है. तो इसलिए यहाँ पे एसिड ऐड हो रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी. That is lemon juice, which contains citric acid, which is acidic. So acids, they have pH less than 7. So that is the reason कि यहाँ पे pH में decline आपको दिख रहा है. Next question. In the given reaction, 2PbO plus C forming 2Pb plus CO2. Identify the correct option which represents the substance oxidized and the reducing agent. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, substance oxidized and substance oxidized and reducing agent. तो पहले तो गिवन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर है, तो ऑप्शंस को देखे बिना ही आप पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको आता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपको ढूंढना आता है.
आपको पता है जिससे भी ऑक्सीजन हट रही है उसको आप क्या बोलते हो? दिस इज रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो उल्टा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब आंसर बहुत बहुत क्लियर हो जाता है। तो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज तो कार्बन हुआ है ना, तो ना ये ऑप्शन देखो ना ये ऑप्शन देखो और ना ये, तो करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास है ही एक सी। और हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बेसिकली सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज कार्बन। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन लग रही है, और वही रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो पीबीओ को रिड्यूस कर रहा है उसके ऑक्सीजन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा देखते हो तो फॉर्मूलाज फटाफट से लिखो और रिएक्शन कर डालो। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट और AgBr आ जाएगा। अब ऑप्शंस देखकर पता लग रहा है सिर्फ नेचर बतानी है, तो आपने तो रिएक्शन ही लिख डाला। तो नेचर बताना तो बहुत बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है जब दो रिएक्शन दो कंपाउंड्स के बीच में होते हैं और वो म्यूचुअली अपने आयंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, वो रिएक्शन कौन सी होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बनता है तो ये नहीं होगा। डिकम्पोजिशन में टूटती है कोई रिएक्टेंट, वो भी नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट में एक दूसरे की जगह ले रहा है, लेकिन यहाँ पे दो कंपाउंड्स रिएक्ट करके दोनों आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं। So basically it is double displacement. So C is the correct option. Next question. Which of the given options correctly represents the parent acid and base of sodium carbonate? अब देखो ऐसा क्वेश्चन जो आता है ना, बच्चे डर जाते हैं पेरेंट एसिड बेस कि ये वर्ड पढ़ा नहीं है या कुछ। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला लिखो। ये कंपाउंड एक सॉल्ट है ना, तो ये किससे बना होगा? आप देखो जब भी कोई सॉल्ट बनता है तो हम उसमें एसिड और बेस डालते हैं ना। वो अलग बात है कि सॉल्ट न्यूट्रल होगा तो या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस होगा। अगर सॉल्ट एसिडिक है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो नेचर की बात नहीं कर रहे, बट बेसिकली आप बना दो। तो यहाँ पे आपको Na वाला कोई बेस बताना है जो कि बहुत ही इजी है, NaOH। और CO3 जिसमें आता हो वो एसिड विच इज H2CO3, क्योंकि ऐसी चीज को जब आप रिएक्ट करोगे तो वो बना देगा Na2CO3 और H2O। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस में HCl तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, H2CO2 कोई एसिड होता नहीं है, फॉस्फेट यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? क्लियर कट ऑप्शन आपको दिख रहा है H2CO3 और NaOH। तो जब भी किसी कंपाउंड को आप उसके एसिड और बेस में स्प्लिट करो ना, तो उसके साथ H और OH अटैच कर दो, क्योंकि वही बेसिकली निकला तो सॉल्ट बना। तो जब आप इनको ऐसे अटैच कर दोगे तो ये आपके पास एसिड और बेस, पेरेंट एसिड और बेस बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस X टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस एसिड है, क्योंकि एसिड का इफेक्ट होता है जो ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो मतलब यहाँ पे कुछ एसिडिक सब्सटेंस की बात होने वाली है। सो इट ऑल्सो, हमें पूछा गया है कि इसका इफेक्ट बताना है और 4 ऑप्शंस दिए। टर्न्स फिनोफ्लिन कलरलेस, vanishes smell of clove oil, vanishes odor of vanilla, turns methyl orange to yellow। तो आपको पता है क्लियर कट ऑप्शन है कि जो एसिड है वो फिनोफ्लिन का कलर क्या कर देता है? कलरलेस। it makes the phenolphthalein colorless. So A is the correct option. इस तरीके से इतने क्विक बनते हैं अपने आंसर्स के साथ, और क्विक तभी बन सकते हो जब आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू कि लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो, तो उस चीज को सीरियसली लिया करो। ठीक है, तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां अगर मैं आपकी जगह हूं और मुझे ऐसा क्वेश्चन आए एंडोथर्मिक, तो एंडो का मतलब मैं इसको स्प्लिट करके देख लूंगी इनसाइड, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसपे हीट देनी पड़ती है, इनसाइड डालते हो आप। तो हमारे पास ऑप्शन है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? अगर कंफ्यूजन हो तो फटाफट से इंटरचेंज ऑफ स्टेट जो आप 9th में पढ़कर आए हो वो लिखकर देख लो। कंडेंसेशन होता है कि गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो, और गैस जब वापस में लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो वहां पे पार्टिकल्स का मूवमेंट सीज होने लगेगा, तो एनर्जी इज गिवन आउट। इट इज बेसिकली एक्सोथर्मिक नॉट एंडोथर्मिक। तो ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, इनकरेक्ट। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी एसिड का डाइल्यूशन आपको पता है बहुत हीट इवॉल्व होती है और हमें काफी प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो भी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर,
इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का गैस में. यस, इट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहोगे आपको हीट देनी पड़ेगी ताकि पार्टिकल्स का वाइब्रेशंस बढ़े, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़े, दे स्टार्ट मूविंग अवे, उनका फोर्स कम हो और स्पेस ज्यादा हो. सो इट इज एन एंडोथर्मिक. कंबशन कभी भी एक एंडोथर्मिक नहीं होता, क्योंकि इससे तो आपको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. सो अगेन इट इज एक्सोथर्मिक. तो करेक्ट ऑप्शन आ चुका है, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द हार्ट. हार्ट दिया है, उसका एक वर्टिकल सेक्शन आपको दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द नंबर्ड ब्लड वेसल्स आर करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो नंबरिंग की गई है उस अकॉर्डिंग इन वेसल्स का नाम दिया गया है और हमें बताना है कि कौन करेक्टली मैच करती है. तो पहला है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी. ओके, दिस वन पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू द बॉडी. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू द बॉडी, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट होने ही वाला है, चाहे आप इसको पहचान पाओ चाहे ना पहचान पाओ. पल्मोनरी आर्टरी का कभी भी काम ब्लड टू बॉडी नहीं होता है ना. पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है यहां से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में. ठीक है, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा 2, ओके, कैरीज ब्लड टू द लंग्स, अगेन रॉन्ग. इसको भी आइडेंटिफाई कर पाओ तो भी वेल एंड गुड, नहीं कर पाओ तो भी फंक्शन ही गलत है. कैरीज ब्लड टू द लंग्स, नो, इट एक्चुअली ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल. 3 is aorta, carries blood from the lungs. Again, the function is wrong because aorta is the largest artery जो कि blood supply करती है पूरी body में. D is pulmonary vein, carries blood from the lungs. Yes, it is correct क्योंकि pulmonary vein होती है जो कि pure blood को lungs से left atrium में लेकर आती है. तो यहाँ पे अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाओ तो भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं भी कर पाओ तो फंक्शन देखकर भी आप क्वेश्चन कर सकते थे. Next question. A person was found to have reduced level of reabsorption of water and glucose due to kidney damage. एक पर्सन का किडनी डैमेज हो गया है जिसकी वजह से वाटर और ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा. Which of the following labeled parts would be the site of the damage for this patient? तो जो रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो वो कौन सा पार्ट है जो पेशेंट में डैमेज हो गया है, जो अपना काम नहीं कर पा रहा. और पार्ट्स दिए आपको P, Q, R एंड S. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं P इज एफरेंट आर्ट्रियोल. ओके, तो इसका काम तो ब्लड लाना होता है. Q इज बेसिकली वी हैव ग्लोमेरुलस जिसमें से फिल्ट्रेट मतलब फिल्टर होता है, ब्लड होता है उसमें सब्सटेंसेस होते हैं, वो फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में जाते हैं. ओके, R इज वी हैव द कैपिलरी जिसमें से कुछ भी सब्सटेंस जो यहाँ पे यूजफुल है दैट इज पुट बैक इनटू द कैपिलरी ब्लड, बेसिकली रीअब्सॉर्प्शन. और S आपके पास है कलेक्टिंग डक्ट. तो यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज क्लियर, कैपिलरीज ही है जहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होता है. तो अगर किडनी डैमेज हुई है, रीअब्सॉर्प्शन पानी और ग्लूकोज का नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स R डैमेज हो गया है. दैट इज द कैपिलरीज इज द साइट ऑफ द डैमेज फॉर दिस पेशेंट. सो D इज द क्लियर कट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय. हाई ब्लड प्रेशर किस कारण होता है? A. Constriction of ventricles, B. Constriction of arterioles, C. Constriction of veins, constriction of capillaries. तो हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है, हाइपरटेंशन है ना, जिसमें जो नॉर्मल हमारा 120/80 हमारा mm ऑफ मर्करी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे ज्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन. कई बार कहते भी है कि बहुत स्ट्रेस मत लिया करो, आपको बीपी हो जाता है. कईयों को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, उनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है. तो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि उसमें कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स हमें देखने को मिलती है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स. और आपको पता है कई बार कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी पैथेटिक भी हो सकती है कि जो वेसल्स हैं वो फट भी सकती है एंड दे कैन लीड टू हैमरेज ऑल्सो. सो हाई ब्लड प्रेशर इज बेसिकली ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, ओके, नॉट ऑफ वेंट्रिकल्स, नॉट ऑफ वेन्स एंड इवन नॉट ऑफ कैपिलरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. The overall process of breakdown of glucose in both aerobic and anaerobic respiration is summarized below. एक फ्लो चार्ट दिया गया है जहां पे आपको ग्लूकोज का एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन के अंदर पूरा ब्रेकडाउन बताया गया है. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग लेबल्स. तो पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं. सो ग्लूकोज टू पायरुवेट, दिस इज पार्ट 1. पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट इथेनॉल CO2 एनर्जी, पार्ट 2. ओके. Pyruvate, lack of oxygen in human muscle cell, lactic acid plus energy, part 3. Okay.
Pyruvate presence of oxygen in mitochondria forming CO2, water and energy. Part 4. तो हमें यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए और कौन सा ऑप्शन करेक्टली लेबल्ड है. प्रोसेस 1 occurs in mitochondria in absence of oxygen. No, it doesn't occur in mitochondria. मैं आपको बता दूं इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और अगर कोई बच्चे इसको भूल भी जाए तो भी यहाँ ध्यान से देखो यहाँ इन साइटोप्लाज्म स्पेसिफाइड है. सो इट इज इनकरेक्ट. Process 4 occurs in mitochondria in presence of oxygen. Yes, it is correct. And it is called as Krebs cycle. Question Krebs cycle से भी आ सकता है. C. In absence of oxygen, formation of ethanol, carbon dioxide, energy occur in bacteria. No, it occurs in yeast. Again, it is incorrect. Process 3 occurs in blood cells during heavy exercise. No, it occurs in muscle cells. So basically, हमारा correct option कौन सा है यहाँ पे? Option B. Next question. Which of the following statement is true about heart? आपके पास हार्ट का डायग्राम दिया गया है रेफरेंस के लिए और आपको पूछा गया है इनमें से कौन सी चीज है जो हार्ट के रेफरेंस पे हम बता रहे हैं और वो सही है. ए ऑप्शन, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नो, इट डजंट कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, इट कम फ्रॉम लंग्स. आगे पढ़ेंगे नहीं, ये गलत है. बी, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट. हाँ, प्योर ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जाता है. एंड राइट वेंट्रिकल पंप डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स. यस, लंग्स में भेजता है. दिस इज करेक्ट. लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट. नो, इट ट्रांसफर्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल. इसलिए ऐसी चीजों को ध्यान से पढ़ा करो. छोटे से वर्ड की मतलब रिप्लेसमेंट होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. डी, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बिल्कुल आता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स व्हाइल द राइट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड. नो, इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड नॉट टू द डिफरेंट पार्ट्स बट टू द लंग्स. तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल क्लियर कट है. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. और ये आपको तभी आएगा जब हार्ट का वर्किंग आप अच्छे से पढ़ोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, observe the diagram of human respiratory system, match the labeling referred in column 1 and correlate it with column 2. तो कॉलम 1 में आपको ए बी सी डी ऑप्शंस दी गई है और कॉलम 2 में उनके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें ए बी सी डी को रिकॉग्नाइज करना है और उनके करेक्ट स्टेटमेंट के साथ उनको मैच करना है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है और जो हमें ए बी सी डी मार्किंग है बेसिकली वो पार्ट्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के. तो सबसे पहले इन कॉलम्स को मैच करने से पहले आपको क्या करना है, आप इन सबको आइडेंटिफाई कर लो, ए बी सी और डी को. तो जैसे कि आप देख रहे हो दिस इज ए इज एक्चुअली ब्रोंक्यूल. ए क्या है हमारे पास? ब्रोंक्यूल. अगर आप इस तरीके से मैच कर लोगे तो ये काफी ईजी रहने वाला आपके लिए. बी क्या है? आप देख रहे हो यहाँ रिंग्स दिख रहे हैं, बेसिकली इट इज ट्रैकिया. सी क्या है? सी इज द लैरिंग्स. और डी क्या है आपके पास? डी है हमारे पास एल्वुलाई, दैट इज द एयर सैक्स. तो अब जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे तो इनको मैच करना बहुत आसान हो जाएगा. कॉलम 2 की स्टेटमेंट से दीज आर द मेन पैसेज वे इनटू द लंग्स. दे डिलीवर एयर टू टाइनी एयर सैक्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप या इट इज अ पैसेज वे बिटवीन फैरिंग्स एंड ट्रैकिया. तो ए हमारे पास ब्रोंक्यूल है और ब्रोंक्यूल को अगर हम बेसिकली देखें तो दे डिलीवर एयर इनटू एयर टाइनी एयर सैक्स. तो मतलब ए का करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? 2. ऐसे ही बी का देखते हैं. बी क्या है हमारे पास? ट्रैकिया. तो ट्रैकिया में से यहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, दैट इज इट मैचेस विद 3. सी का अगर हम देखें तो सी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं लैरिंग्स और लैरिंग्स इज एक्चुअली अ पैसेज वे बिटवीन फैरिंग्स एंड ट्रैकिया. सो सी गोज विद 4. और जो डी पार्ट है आपका दैट इज एल्वुलाई और यहाँ पे दिया भी है दीज आर द मेन पैसेज वे इनटू द लंग्स. सो इट गोज विद 1. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2 3 4 1. तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए. तो ऑप्शंस हमारे पास है ए 2 3 4 1, बी 3 2 1 4, सी 1 4 3 2 और डी है 1 2 3 4. और इसमें से क्लियर कट हमें हमारा ऑप्शन दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए. तो इस तरीके से अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिनन इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम गिवन बिलो. ये डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कौन सा फिनोमिना है.
और मतलब बेसिकली ये किस चीज पे बेस्ड है? ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डी ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे बेसिकली ये डायग्राम आपको स्टेट कर रहा है अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार. ठीक है, और थोड़ा बहुत ये आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से भी मैच कर रहा है. तो चाहे हम अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कहें कि मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें नहीं दिख रही है, या स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ये चीज कहें, दोनों ही फिनोमिना अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो दोनों ही फिनोमिना किस वजह से होते हैं? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिख भी रहा है. बेसिकली क्या होता है, जब लाइट आ रही है स्टार से, सो इट इज ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट लेयर्स. तो जब वो डिफरेंट लेयर से ट्रैवल कर रही है तो वो रिफ्रैक्ट हो रही है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन जो फिनोमिना यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट इज द ऑप्शन सी, विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Next question is, identify the optical element which forms a real magnified image and virtual magnified image of an object in front of it. हमें ऑप्टिकल एलिमेंट को पहचानना है जो कि रियल मैग्नीफाइड और वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है. मतलब रियल मैग्नीफाइड भी बनाता है और वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है. और हमारे ऑप्शंस हैं अ थिन डाइवर्जिंग लेंस, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस, अ थिक डाइवर्जिंग मिरर या फिर अ थिक कन्वर्जिंग मिरर. सो लेट मी टेल यू कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मिरर की बात करती हूँ तो मिरर में आपके पास कॉनकेव मिरर है जो आपको सारी तरह की इमेजेस देता है. बट जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है वो सिर्फ एक ही तरह की इमेज दिखता है. तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकता. ऐसे ही अगर हम लेंस की बात करें तो मोस्टली हर तरह की इमेज आपको कॉन्वेक्स लेंस से मिलती है, बट कॉनकेव से सिर्फ आपको एक ही तरह की इमेज मिलती है. तो मतलब कॉनकेव लेंस नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है और कॉनकेव लेंस आपका एक डाइवर्जिंग लेंस है. तो मतलब डाइवर्जिंग वाली कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, तो इनको हम कट कर देते हैं. तो बचा हमारे पास बी और डी, जिसमें से बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि जो थिन कन्वर्जिंग लेंस है वो आपको रियल मैग्नीफाइड और वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज दोनों दे सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a real image of same size as that of object is formed by a convex lens. मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, ठीक है, वो आपको कहा गया है कि ये जो लेंस है ये आपको इमेज दे रहा है सेम साइज की. इट इज फॉर्मिंग द इमेज, रियल इमेज विच इज ऑफ सेम साइज. ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है. तो ये तो बहुत इजी है, आपको पता है सेम साइज की इमेज तभी बनती है अगर मिरर की केस में देखें तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, लेकिन यहाँ पे लेंस पूछा गया है तो लेंस के केस पे बनती है जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है. सो बेसिकली अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f से इक्वल होगा तभी इमेज सेम साइज की बनेगी. और हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी, आप देख रहे हो, और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. Next question, observe the above figure, which of the following statement would be correct. एक डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम डायग्राम को अच्छे से डायग्नोज कर लेते हैं. आप देखो ये हमारे पास एक रे आ रही है और इधर से जा रही है, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन तो हो रहा है. और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है ना, मतलब ये एंगल बढ़ रहा है. रिफ्रैक्टेड एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है. तो बेसिकली इसका मतलब है यहाँ पे जो स्पीड है वो फास्ट हो गई है, वो स्लो नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, ये स्लो है. तो जिसमें फास्ट स्पीड होती है वो रेयर मीडियम होता है और स्लो वाला इन कंपैरिजन डेंसर मीडियम होता है. और आपको ये भी पता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है उसमें स्पीड क्या होती है, स्लो, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लो होती है उसमें स्पीड क्या होती है, फास्ट. अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखते हैं, ईजी रहेगा आपके लिए आंसर करना. ए स्टेटमेंट है मीडियम बी हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन मीडियम ए. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा का मतलब होता है कि स्पीड कम होगी, बट ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर एज कम्पेयर टू मीडियम बी, विच इज करेक्ट, हमने देखा भी है. सी, मीडियम ए एंड मीडियम बी आर एसेंशली सेम मीडियम. नो, अगर वो सेम मीडियम होते तो रिफ्रैक्शन होता ही ना. मीडियम ए इज डेंसर सो इट इज ऑप्टिकली रेयर. नो, जो डेंसर होता है वो डेंसर मीडियम होता है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.42.
तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, वाटर की दी है 1.33 और डायमंड की दी है 2.42। हमें इस डेटा को अरेंज करना है, अरेंज द वेवलेंथ ऑफ लाइट थ्रू देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एज पर वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, लो होगा। तो इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा डायमंड का है, तो दैट मीन्स इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट का मतलब है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ करना है, तो इसमें तो वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो पहले डायमंड आएगा बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.33 वाटर की, क्योंकि एयर के अंदर तो 1 वैल्यू होती है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वाटर, और वाटर के बाद आएगा एयर। सो दैट मीन्स सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अबव लेंस इज 10 सेंटीमीटर। एक लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। वन ऑफ द हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। आधा लेंस ब्लैक पेपर से इस तरीके से आप देख रहे हो कवर कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट लेंस का कवर कर दिया वहां से रिफ्रैक्शन नहीं होगी, तो अपर पार्ट से ही इमेज बनेगी, रिफ्रैक्शन होगी बट अपर पार्ट से ही होगी। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। ए, द इमेज फॉर्म्ड इज हाफ ऑफ ओरिजिनल इमेज इन हाइट। ओके, जो इमेज बनेगी वो हाफ होगी ओरिजिनल इमेज की हाइट में। बी, कंप्लीट इमेज इज फॉर्म बट ऑफ लेस इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस। कंप्लीट इमेज बनेगी बट उसका इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कम होगा। सी, image is formed only above the principal axis. D, no image is formed. So basically यहाँ पे रिफ्रैक्शन सिर्फ हाफ पार्ट से हो रही है, तो B would be the correct statement कि जो इमेज बनेगी बट वो लेस इंटेंसिटी और ब्राइटनेस की बनेगी, क्योंकि इसमें हाफ पार्ट ही सिर्फ इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर इज यूज फॉर स्टॉप सिग्नल साइन इन द ट्रैफिक सिग्नल. विच फिनोमिना इज इन्वॉल्व इन दैट? A, dispersion of white light into its constituent colors. B, refraction of light due to atmosphere. C, reflection of light due to windshield of car. D, scattering of light by particles present in air. तो बिल्कुल सही है। जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे आपको पता है ग्रीन, ऑरेंज और हमारी रेड लाइट होती है। तो रेड लाइट एक स्टॉप सिग्नल को सिग्निफाई करती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है। तो चाहे फॉग हो चाहे रेन हो, बट वो लाइट प्रोमिनेंट रहेगी और वो विजिबल होगी दूर से भी। सो बेसिकली यहाँ पे डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में से कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है? डी, स्कैटरिंग, क्योंकि इट इज लीस्ट स्कैटर्ड, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो ये सबसे कम स्कैटर्ड होती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर एज शोन अबव। ये रे है, आपको दिखा रहे हैं, ये प्लेन मिरर से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, तो ऑप्शन है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सरफेस है, ये रे फॉल कर रही है, तो ये बेसिकली इंसिडेंट रे है। तो जब भी रे परपेंडिकुलरली फॉल करती है सरफेस पे, इट रीट्रेसेस इट्स पाथ, उसी पाथ में वो वापस चली जाती है, आपको दिया भी गया है। और आपको पता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब क्योंकि ये कोइंसाइड कर रही है, इसलिए यहाँ पे एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। सो बेसिकली बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन बी नाउ। ए हमने कर लिया है, अब सेक्शन बी करते हैं। तो बी में भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 24 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और इक्वल मार्किंग है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद बी सेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस एंड वी नीड टू अटेम्प्ट जस्ट 20 क्वेश्चंस। बट यहाँ पे क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम पूरे के पूरे 24 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके अरिहंत की बुक में ये पूरे 24 क्वेश्चंस दिए और हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे, आपको सारे क्वेश्चंस थॉरली आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल प्रोवाइड्स द पीएच वैल्यू ऑफ 4 पी क्यू आर एंड एस सॉल्यूशंस। एक टेबल दिया है जिसमें पी क्यू आर एस सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यू दी गई है। पी का है 3, क्यू का वैल्यू है 10, आर का है 5 और एस का है 12। Which of the following correctly represents the arrangement of solutions in decreasing order of concentration of hydrogen ions? हमें बताना है कि इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है एज पर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ऑप्शन है एफ क्यू आर एस, एस क्यू आर पी, पी आर क्यू एस और पी एस
QR. So let me tell you one thing, आपको पता होना चाहिए कि जो pH होता है that is the negative of logarithm of hydrogen ion concentration. तो बेसिकली अगर किसी का pH हाई रहता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस रहती है, और अगर किसी का pH लो होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है. अब यहाँ पे हमें पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन है. ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जिसमें pH 3 है, सबसे पहले तो हम सबसे ज़्यादा pH वाला देखते हैं 12. जिसका सबसे ज़्यादा pH होता है उसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन होते हैं. ठीक है, तो सबसे कम अगर हाइड्रोजन आयन होंगे तो बेसिकली हम यहाँ लिख लेते हैं इसमें सबसे लीस्ट है. उसके बाद आपके पास है Q जिसमें लीस्ट है. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा R और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास P. तो बेसिकली P में सबसे ज्यादा है, फिर R, फिर Q और फिर S. तो C हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट है एल्यूमिनियम को कॉपर सल्फेट में डाला, जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला, आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला. So, in which experiment would you find the formation of solid deposition? Solid कहाँ पे deposit होगा? तो solid basically वहीं deposit होगा जहाँ पे reaction होगा. तो basically हम reaction करके देख लेते हैं. Al को जब CuSO4 के साथ करोगे तो एल्यूमिनियम ज़्यादा reactive है कॉपर से. It will displace copper and it will form this. ऐसे ही यहाँ पे अगर आप Zn plus CuSO4 करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास ZnSO4 और Cu बन जाएगा. यहाँ पे आयरन है, आयरन भी Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और रिएक्शन FeSO4 और Cu हो जाएगा. बट जब Cu को CuSO4 में डालोगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा. तो बेसिकली आपको A, B, C तीनों में डेपोजिशन दिखेगा. ठीक है, मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट है टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3 और टेस्ट ट्यूब 4, इनमें से 1, 2, 3 में डेपोजिशन दिखेगा. तो C हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The table shown below gives information about 4 substances A, B, C और D. 4 सब्सटेंस है A, B, C, D. इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि A जैसे हार्ड है, डक्टाइल है, लस्ट्रस है. B सॉफ्ट है, डक्टाइल नहीं है, लस्ट्रस है. C हार्ड है, डक्टाइल है, लस्ट्रस भी है. D सॉफ्ट है, डक्टाइल और लस्ट्रस भी है. आइडेंटिफाई द नॉन मेटल. हमें नॉन मेटल को पहचानना है इस टेबल को देखते हुए. तो आपको पता है कि अगर मैं हार्डनेस, डक्टिलिटी और लस्ट्रस नेचर की बात करूं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो नॉन डक्टाइल होते हैं क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, और वो नॉन लस्ट्रस होते हैं. बट हमारे पास एक्सेप्शन है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पे आयोडीन की बात ही हो रही हो. सो बेसिकली हार्ड वाले तो आपके पास नॉन मेटल नहीं होंगे. ठीक है, और बी बचे B और D. B सॉफ्ट है, डक्टाइल नहीं है. ठीक है, और लस्ट्रस है. ये डक्टाइल भी है, डक्टाइल वाला नहीं हो सकता क्योंकि कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है. तो B हमारा करेक्ट आंसर है, और यहाँ ऑप्शन A, C, B, D ओनली B है. नन ऑफ दीज में से भी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? C. दैट इज B वुड बी द नॉन मेटल आउट ऑफ दीज गिवन एलिमेंट्स. नेक्स्ट, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड ऑन डीकम्पोजिशन गिव्स 2 प्रोडक्ट्स. कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड को जब हम डीकम्पोज करते हैं तो उससे 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद. तो सबसे पहले तो मैं इसको बताती हूँ कि इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास CuO और H2O बनता है, और आप देख सकते हो ये बैलेंस्ड है. Cu 1 है, O2 है, 2 है और हाइड्रोजन 2 है. तो अब हमें बताना है कि जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं क्या हमें 2 मोल्स ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और 2 मोल ऑफ क्यूप्रिक और 1 मोल ऑफ वाटर मिलता है? नहीं. क्या हमें 1 मोल ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड? नहीं. 1 मोल ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ क्यूप्रिक एंड 1 मोल ऑफ वाटर? यस. अब देखो ये 1 मोल्स बनाते हैं, और डी भी इनकरेक्ट है. तो C हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B. मतलब हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली A और B, और उसके अंदर इक्वल लेंथ का हमने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू A पार्ट एंड एसिटिक एसिड इज एडेड टू B पार्ट. ये हमने इस तरीके से ऐड कर दिया. अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन दोनों की सेम है. ओके, हमें ऑब्जर्वेशंस बताने हैं. 1,
change in color is observed in both test tubes. Change in color is observed in both test tubes. तो बेसिकली Mg प्लस HCl जब इसके साथ रिएक्ट करेगा और Mg प्लस CH3COH रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे चेंज इन कलर हमें नहीं दिखता. फिजिंग अकर्स इन बोथ टेस्ट ट्यूब. यस, फिजिंग अकर क्योंकि रिएक्शन दोनों में होगा. और यहाँ पे जब ये रिएक्ट करेंगे ये बनाएगा MgCl2 और H2 और ये बनाएगा CH3COMg प्लस H2O. हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस दोनों में इवॉल्व होगी. व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब ए. नहीं, प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेगा. तो बेसिकली यहाँ पे सेकेंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 सैंपल्स A, B, C and D were taken and their pH value was recorded. हमने 4 सैंपल्स ले लिए और उनका pH वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर लिया. ये ग्राफ इसी बेसिस पे बना गया है, ये आपको बताया गया है. हमें बताना है विच सैंपल रिप्रेजेंट्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ऑप्शन है A, B, C एंड D. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है. अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला लिखते ही आपको इसमें OH दिखेगा और आपको पता लग जाएगा कि ये बेसिक होता है. और अगर आपने थॉरली pH के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका pH 7 से ज़्यादा होता है. इट लाइज बिटवीन समवेयर 7 to 14. 7 नहीं, मतलब 7 से ज़्यादा, 7.1 कह लो आप. ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ये 7 से कम है, ये 7 के अप्रॉक्सीमेट है, ये कम है, तो सिर्फ B वाला है जो 7 से ज़्यादा है. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा ऑप्शन B ही करेक्ट होगा क्योंकि जो ये B सब्सटेंस है ये pH वैल्यू दे रहा है MgOH फुल ट्वाइस की. Now we have reason and assertions. So question number 31 to 34, it consists of the two statements. One would be assertion and other would be reason. You need to answer these questions selecting the appropriate option given below. तो अगर assertion और reason दोनों सही हो और reason एक correct explanation हो assertion का, so we mark it as A. अगर assertion और reason दोनों true हो but reason correct explanation A का ना देता हो, so we mark it as B. अगर assertion सही हो reason false हो, so we mark it as C. और assertion अगर false हो और reason true हो, so we mark it as D. तो start करते हैं हम reason assertions. So the question is, the assertion we have is the balancing of chemical equation is based on law of conservation of mass. मतलब जो आप chemical equation को balance करते हो, that is in accordance with law of conservation of mass. Okay. Reason is, in a balanced equation, the total number of atoms of each element must be equal on both sides of the equation. आपको रीजन में दिया गया कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है. assertion is true क्योंकि जो आप बैलेंसिंग करते हो that is in accordance with law of conservation of mass. मतलब कि मास ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है. किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सिर्फ बैलेंस्ड होता है. So in a balanced equation में total number of atoms of each element must be equal. That is okay. So that means reason is also true, but reason is not the correct explanation for the assertion. Though both the statements are right, but it is not a correct statement. Next question. Assertion: baking soda is an acid which creates acidity in the stomach. Baking soda एक acid है जो कि acidity stomach में create करता है. Reason दिया है baking soda has a pH around 8.3. So यहाँ पे जो assertion है that is false. Assertion is false क्योंकि बेकिंग सोडा एक एसिड नहीं है जबकि बेकिंग सोडा एक बेस है और वो तो एक एंटा एसिड की तरह यूज होता है. बट रीजन हियर इज करेक्ट. रीजन इज करेक्ट क्योंकि वो एक बेस है और उसका pH 8.3 के अराउंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion: the inner lining of small intestine having numerous finger-like projections called villi. Assertion बिल्कुल सही है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम villi कहते हैं. Reason: the villi helps in breakdown of proteins and lipids. Reason here is false क्योंकि जो villi होता है that increase the surface area for the absorption. It doesn't like function anywhere in the breakdown of protein and lipids. So reason is false. Next,
Assertion: out of water, mustard oil, glycerine and kerosene, the ray of light incident obliquely at same angle would bend most in glycerine. मतलब आपके पास एक पानी दिया है, आपके पास मस्टर्ड ऑयल दिया है, आपके पास ग्लिसरीन दिया है और आपके पास केरोसिन दिया है. तो आपको बोला है कि जो लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड ग्लिसरीन में होती है. बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंसर होता है आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस. तो दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू. अब रीजन दिया है कि ग्लिसरीन हैज लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा लो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी का सबसे ज्यादा लो होता है, तो उसके अंदर उसकी जो स्पीड होती है उसमें सबसे ज्यादा होती है, मैक्स होती है. ठीक है, तो इसमें जो स्पीड है वो आपको पता है ग्लिसरीन में सबसे ज्यादा लोएस्ट है. तो अगर स्पीड लोएस्ट है तो मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा. तो रीजन इसलिए फॉल्स है. सो आई थिंक यू गॉट इट कि किस तरीके से आपको असर्शन रीजंस करने हैं और आपको इसमें ABCD अकॉर्डिंगली जैसे मैंने समझाया वैसे मार्क करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The table given below shows the displacement reaction of a few elements A, B, C and D with the following solutions one by one. हमें यहाँ मेटल दिए ABCD और यहाँ पे इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें इन सॉल्यूशंस के साथ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ इस तरीके से गिवन है कि मतलब जैसे A रिएक्ट करता है, इसके साथ नहीं करता है, इसके साथ करता है, B का yes yes yes, C का no no yes and D का no no and no. ओके, तो हमें इन मेटल्स को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी देखते हुए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है. तो आपको पता है जो सबको डिस्प्लेस कर लेगा, मतलब जिनको जिस मेटल को आप सारे सॉल्यूशंस पे डालोगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वो मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो यहाँ पे तीनों में यस यस होने वाला कौन सा है? बी. तो मतलब बी हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. उसके बाद देखते हैं जिसमें 2 यस और 1 नो हो, मतलब ये ए, ये इससे कम रिएक्टिव है. फिर आपके पास है सी 2 के साथ नहीं रिएक्ट करता, 1 के साथ करता है तो सी, और फिर लास्ट डी किसी को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाता. तो मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये आपका लीस्ट रिएक्टिव है. और हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग में अरेंज करना था, मतलब DCAB. तो DCAB वाला आपका कौन सा है? ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ fats and proteins, carbohydrates and proteins, carbohydrate proteins and fats, carbohydrate and fats. तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ. पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आपके पास लाइपेज होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है और आपके पास इसमें ट्रिप्सिन होता है. ट्रिप्सिन बेसिकली पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में करता है, अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में करता है और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करता है. तो बेसिकली ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स तीनों में हेल्प करता है डाइजेशन में. तो इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है. सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बाइल? बाइल secreted by liver and stored in gallbladder, secreted by pancreas and stored in liver. Then we have secreted by salivary gland and stored in saliva. These secreted by gastric gland and stored in stomach. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो बाइल है दैट इज अ बाइल जूस विच इज सिक्रीटेड बाय लिवर. हमारे लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर से सिक्रीट होता है और टेम्परली का स्टोर होता है. इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सिक्रीटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग मेनी ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में बहुत सी ब्लड वेसल्स होती है, तो वो क्यों होती है? ब्लड वेसल्स एब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. क्या ब्लड वेसल पानी को एब्सॉर्ब करती है? नहीं. ब्लड वेसल्स कैरी द डाइजेस्टिव जूसेस? नो. देयर डाइजेस्टिव जूसेस तो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं. It enables the efficient absorption of digested food. Okay, it takes the absorbed food to each cell for obtaining energy. तो बेसिकली आपको पता है ब्लड वेसल्स में ब्लड है और वो लेकर जाता है इसको सारे सेल्स तक पहुंचाने के लिए. एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास वेलाई होता है, ब्लड वेसल्स नहीं. तो दोनों क्लोजली रिलेटेड थे, आप कंफ्यूज मत हो जाना. डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स आर कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. लाइट रेज किसी सोर्स से आ रही है और वो कन्वर्ज हो रही है 20 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट?
मतलब सेम साइज का इमेज चाहिए हमें, है ना। तो कन्वर्ज हो रही है 20 सेंटीमीटर पे, तो मतलब आपका जो फोकस है वो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर पे होगा, मतलब फोकल लेंथ वुड बी 20 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है कि इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो सेम बने, हम उसको कहाँ रखेंगे। ए 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, बिटवीन 20 एंड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, या मोर देन 40 इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपको पता है सेम साइज की इमेज कब बनती है मिरर के केस में, जब हम बात करें तो जबकि ऑब्जेक्ट एफ पे हो, सी पे होता है, एंड सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और जो सी का डिस्टेंस है दैट इज रेडियस, एंड इट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, इट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ 20 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, 40 सेंटीमीटर। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two thin lenses of focal length 20 centimeter and minus 25 centimeter are combined to form a single lens, दो थिन लेंसेज, एक का फोकल लेंथ है 20, एक का माइनस 25, उनको कंबाइन करके हमने सिंगल लेंस बनाया, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, 5 डायोप्टर, 1, -4 और 90। तो बेसिकली ये फोकल लेंथ है, तो अगर मैं फर्स्ट लेंस की बात कर लेती हूँ तो ये 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो इसका पावर सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको 100/20 कर लेती हूँ, तो ये आ गया +5 डायोप्टर। ऐसे ही सेकेंड लेंस की बात है -25 सेंटीमीटर, तो इसका पावर क्या होगा, 100 - 25, तो ये आपके पास आ गया -4 डायोप्टर। टोटल पावर कैसे निकालते हैं, P1 + P2, तो इसको आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डायोप्टर। तो B would be the correct option. Next question. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain. मतलब जब ब्रीदिंग साइकिल करते हो तो एयर को आप अंदर ले जाते हो और बाहर लाते हो, तो लंग्स में हमेशा क्या होता है, ए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या रेजिडुअल वॉल्यूम। सो आउट ऑफ दीज फोर द लंग्स दे हैव रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इतनी कुछ एयर लंग्स के अंदर रहती है ताकि टाइम मिल पाए एक एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ऑक्सीजन इनहेल करने में और CO2 एक्सहेल करने में। नेक्स्ट, Anam choked when she was taking her lunch. What could have happened? A. She swallowed food that was not completely digested. B. The salivary gland have not secreted enough amylase enzyme. C. Some food particles entered her windpipe. D. Starch is not digested properly in the mouth. तो कभी भी चोकिंग होती है खाना खाते समय, वो इसलिए होती है क्योंकि बेसिकली आपकी जैसे फूड पाइप और विंड पाइप होती है, उसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हो तो जो आपका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कवर कर लेता है विंड पाइप को, बट जब आप खाना खाते बोलते हो तो एयर भी जाती है जिससे एपिग्लॉटिस खुल जाता है। सो देयर माइट बी अ चांस कि जो खाना है वो आपका विंड पाइप में चला जाए। सो बेसिकली सी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट सम फूड पार्टिकल्स मे एंटर हर विंड पाइप। Next question. An object AB is standing 40 centimeter in front of diverging mirror. एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 सेंटीमीटर पे डाइवर्जिंग मिरर के सामने है। इट्स इमेज अपीयर्स 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फोकल लेंथ आपको निकालना, तो ऑप्शन है +12, -12, +24 सेंटीमीटर और -24 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास दिया है 40 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे ये डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है आपका, डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ हम लिख देते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। इमेज अपीयर्स 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज V आपके पास क्या है, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब ये पॉजिटिव ही है आपके पास। वी नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ, और हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/b + 1/u। तो 1/b आपके पास है 15 और u आपके पास है -40। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा C, दैट इज +24 सेंटीमीटर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट था, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जिसको परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया कॉन्वेक्स लेंस की, और फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ था 25 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस था 40। फाइंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, आपको निकालना है कि इमेज का साइज क्या होगा। और ऑप्शंस है हमारे पास A +66.67, B -10 सेंटीमीटर, C -66.67 सेंटीमीटर एंड D +10। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपका रिफ्रैक्शन चैप्टर से है, हमें यहाँ पे पहले सबकी वैल्यूज लिखनी होंगी।
तो 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो HO वुड बी 6 सेंटीमीटर. इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस. और फोकल लेंथ 25. आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, दैट इज टूवर्ड्स दी यू कैन से दी ऑप्टिकल सेंटर, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं. द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 40. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 40, और आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे मतलब कोई भी तरह का मिरर या लेंस हो. अब साइज ऑफ इमेज हमें निकालना है. तो बेसिकली साइज ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है HI/HO. तो अगर आपके पास M होगा तो HO का वैल्यू पुट करके हम HI सॉल्व कर लेंगे, लेकिन M निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U. और आपको पता है लेंस के केस में यह माइनस नहीं होता है, ये प्लस में ही होता है. और यहाँ पे आपके पास U भी है, M भी चलो आप सॉल्व कर लोगे, बट V नहीं है. तो बेसिकली पहले F और U को यूज करते हुए हम V फाइंड करेंगे और हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला. तो ये हमारे पास है 1/25 इज इक्वल टू 1/V. कितना है आप हमें निकालना है, और U है हमारे पास -40. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा. सो 1/25 माइनस 1/40 वुड बी इक्वल टू 1/V. अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 सेकेंड. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे आपके पास LCM आ जाएगा इसका 200. LCM वुड बी 200. ठीक है, तो LCM के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो आपको पता है 25 की टेबल पे ये कब आएगा? 25 की टेबल में ये हमारे पास आएगा बेसिकली, या मैं इस पे डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपको LCM लेना तो आता ही है. सो बेसिकली V हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 200/3. ठीक है, तो V जब 200/3 आ जाएगा तो हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो M वुड बी इक्वल टू 200/3, और U आपके पास जो है U वुड बी -40. तो यहाँ पे हम इसको -40 डाल देते हैं. तो M का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 200 माइनस लिख के 120. अब आप इसको अगर इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है दैट विल कम आउट टू बी -10 सेंटीमीटर. आपको पता है इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और इसको यहाँ पुट करो, HO 6 है तो बेसिकली इट वुड बी -10. अब ऑप्शंस अगर देखें तो -10 का ऑप्शन है, तो B हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो आई थिंक यू गॉट इट कि किस तरीके से हम ये करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अबव ऑप्टिकल एलिमेंट इज अ स्फेरिकल मिरर. एक एलिमेंट है जो कि स्फेरिकल मिरर है, विच प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 ऑन द स्क्रीन, placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. Find the distance of image from the object. Options है 25, -50 centimeter, 50 centimeter and 0. तो बेसिकली एक स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है जिसका मैग्निफिकेशन है -1. -1 का आपको पता है मतलब क्या है? रियल इन्वर्टेड और सेम साइज इमेज, और मिरर की बात हो रही है यहाँ. और आपको दिया है स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. तो बेसिकली U कितना रहेगा आपके पास? इट वुड बी -50 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, पहले इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर हम उसका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो M फॉर मिरर इज इक्वल टू -V/U. तो जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास अगर इनकी वैल्यूज हम डाल दें, सो इट विल बी M आपके पास है -1 -V, और U हमारे पास है -50. तो बेसिकली V हमारे पास आ जाएगा -50 सेंटीमीटर. अब हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? सो ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू -50 सेंटीमीटर माइनस, और U भी क्या है आपके पास? -50, विच विल कम आउट टू बी 0. और यहाँ पे आपको 0 का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो D हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. आपको वेलोसिटी दी गई है एयर में लाइट की, which is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.2 × 10⁸. तो मतलब वाटर के अंदर है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड.
We need to find the refractive index and options are 1.4, 2.4, 1.5 and 1.22. तो बेसिकली आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालते हैं इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और हियर द मीडियम इज वाटर. तो यहाँ पे एयर हो गया 3 × 10⁸, वाटर हो गया 2.2 × 10⁸. इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 1.4. तो ऑप्शंस में 1.4 है आपके पास, तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two media are joined together in contact and a ray of light travels as shown. दो मीडिया आपको दिए गए हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2, उनको ज्वाइन किया गया है और रे ऑफ लाइट इसमें से ट्रैवल करती है और आप देख सकते हो ये रे आ रही है और ये इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है. तो बेसिकली ये डेंसर मीडियम होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 एंड इट वुड बी रेयर. आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2. ऑप्शन है √3/2, √2/3 और 1/√3. अब बेसिकली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो और आपको आई और आर का वैल्यू दिया हो तो हम स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं. स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल 45 डिग्री क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है एंड साइन ऑफ आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो साइन 45 हमारे पास सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं. साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2 और साइन 30 हमारे पास होता है √3/2. सो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी √2/3. तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जिंक ग्रेन्यूल्स वर एडेड टू जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एज शोन. आपको फिगर दी गई है, आपको बोला गया है जिंक, यहाँ पे जिंक सल्फेट में डाला गया, यहाँ जिंक कॉपर सल्फेट में डाला गया, यहाँ पे जिंक एल्यूमिनियम सल्फेट में डाला गया और यहाँ जिंक आयरन सल्फेट में डाला गया. और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है. तो बेसिकली पहले हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं. यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा. जिंक अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा. अब बेसिकली हमें ऑब्जर्वेशंस बतानी है कौन सी करेक्ट है. तो ए ऑप्शन है बीकर 2 जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर. यस इट विल डिस्प्लेस, इट इज ट्रू. इन बीकर 3 जिंक विल डिस्प्लेस एल्यूमिनियम. इट इज इनकरेक्ट क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है, इट वोंट डिस्प्लेस. In beaker 4, that is in this, zinc will not displace iron. No, it will displace because it is more reactive. All of these are correct? No. So basically यहाँ पे जो आपके पास correct statement है वो सिर्फ A part है. So A would be the correct option. तो इसका final answer जो होगा that would be option A. तो इसके साथ हमारा सेक्शन बी खत्म हो जाता है. और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे, ये हमारी अरिहंत की बुक है, ठीक है, विच इज आउट. तो ये सैम्पल पेपर सीरीज जब आप देखोगे, अभी सेक्शन सी भी करोगे, तो अगर आपके पास ये बुक है, आप बाय कर चुके हो तो वेल एंड गुड. अगर आपने बाय नहीं करी है तो आप ये ले लो और ये पूरा सेशन देखने के बाद इसके अंदर 10 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं. बुक को अच्छे से देख लो. तो आपने ये सब अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं और जहां डाउट लगे वहां पे आप दोबारा से इस सेशन को देख सकते हो. सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन सी नाउ. लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी नाउ. सो सी के अंदर आपके 12 क्वेश्चंस होंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 10 क्वेश्चंस. आप अपनी बुक में रेफर कर सकते हो, जो आपकी अरिहंत की सैम्पल पेपर बुक है उसमें आप देखो कि आपको हर सी सेक्शन में 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं. 10 क्वेश्चंस आपको एज पर सीबीएसई फॉर्मेट अटेम्प्ट करने हैं. बट अभी क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ. तो अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, the salt story from the New Indian Express 9th March 2021. The salt pans in Marakkanam, a port town about 120 km from Chennai, are the third largest producer of salt in Tamil Nadu. Separation of salt and water is a laborious process and the salt obtained is used as a raw materials for manufacture of various sodium compounds. Case 1, इस पे आपको दिया गया है. 4 groups of students were assigned on the experiment of interaction of iron nail with the solution of copper sulfate. Basically यहाँ पे कहा गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के साथ
इंटरेक्ट किया गया और ऑब्जर्वेशंस कुछ देखने को मिली जो आपको टेबल में दी गई है. दैट इज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स A, B, C and D. This is just group of solution. ठीक है. Initial color of solution blue, green, blue and blue. Final color of solution colorless, green, blue and light green. और change in the iron nail brown coat, brown coat, brown coat and brown coat. तो ये आपको एक केस दिया गया है. अब यहाँ पे पूछा गया which type of reaction is observed in the given experiment. तो सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है आपको पता है कि इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो बेसिकली कौन सी तरह का रिएक्शन है जो आपको दिया गया है. सो इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इट इज नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिकम्पोजिशन. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपको दिया गया विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड ऑल द ऑब्जर्वेशन करेक्टली. किन्होंने सही से करेक्टली उसको पूरा बताया. तो आप देखो FeCuSO4 ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाता है, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है और इसकी ब्राउन कोटिंग भी होती है. तो बेसिकली ए के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन इनिशियली ब्लू था लेकिन वो कलरलेस हो गया, ये कि गलत है. बी में सॉल्यूशन ग्रीन था, नहीं, CuSO4 ब्लू होता है. सी में था ब्लू था, ओके, बट वो ब्लू ही हो गया, नहीं. डी ने बिल्कुल करेक्ट दिया कि वो ब्लू था कॉपर सल्फेट और वो लाइट ग्रीन हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 और ब्राउन कोटिंग किसकी हुई, कॉपर की. सो बेसिकली यहाँ पे जिसने सही से रिकॉर्ड किया दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज द स्टूडेंट डी. द ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन नेल इज ड्यू टू, जो ब्राउन कोटिंग हुई थी आयरन नेल पे वो किसकी वजह से हुई थी, रस्ट, कॉपर डेपोजिशन, ऑक्सीडेशन और ऑल ऑफ दीज. इट वॉज ड्यू टू बी, दैट इज द कॉपर डेपोजिशन. नेक्स्ट, which of the following statement is correct? A, iron is more reactive than copper. B, copper is more reactive than iron. C, the color of iron sulfate solution is blue. D, the color of copper sulfate solution is green. तो बेसिकली आपके पास Fe plus CuSO4 था. Fe ज्यादा रिएक्टिव था तभी उसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया था. So iron is more reactive than copper. Yes, it was true. Copper is more reactive. नहीं, अगर copper more reactive होता तो रिएक्शन होता ही ना. Color of iron sulfate is blue. No, it is green. The color of copper sulfate is green. No, it is blue. So the correct option is option A. Next case study. Case 2. Excretion is the biological process by which an organism removes the metabolic waste from the body. The main organs involved in the human excretory systems are pair of kidneys, as you can see in the figure also, a pair of ureters, okay, a urinary bladder and a urethra. The figure given below represents the human excretory system and we all know this. So based on it, we have questions. Where can one find kidneys in a human body? A, at the back behind the lungs, at the back above the waist, near belly button or behind pancreas gland. तो जो हमारी बच्चे किडनीज होती हैं, they are present on either side of backbone at the back above the waist. So B would be the correct option. Next question. The muscular tubes which take the urine from the kidneys to the bladder are urinary bladder, ureters, urethra और nephrons. तो बेसिकली आपके पास इस तरीके से किडनीज होती हैं और जो ट्यूब्स लेकर जाती है यूरिनरी ब्लैडर तक, दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर्स. सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बहुत इजी है ये. चूज द इनकरेक्ट पेयर. ए, स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर, फिल्ट्रेशन यूनिट्स किडनी, कलेक्टिंग फिल्टर्ड यूरिन ग्लोमेरुलस. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के और आपको उनकी फंक्शंस के साथ फंक्शंस दिए गए हैं. आपको देखना है इनकरेक्ट पेयर कौन सा है. तो आपके पास है यूरिनरी ब्लैडर, स्टोरेज, यस इट इज करेक्ट, वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं. यूरेटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यस दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन. किडनी, फिल्ट्रेशन यूनिट्स, यस उसमें नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं. कलेक्टिंग फिल्टर्ड यूरिन ग्लोमेरुलस, नो, ग्लोमेरुलस के अंदर तो ब्लड फ्लो करता है. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन क्योंकि कलेक्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल करती है. सो दैट मीन्स डी इज द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज और नॉट द फंक्शन ऑफ किडनी. 1, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय फिल्टरिंग इट एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये फंक्शन होता है. रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, अगेन दिस इज अ फंक्शन ऑफ किडनी. प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट द फंक्शन ऑफ किडनी. एंड मेंटेनिंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नो. तो बेसिकली यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ किडनी के फंक्शन नहीं है. तो इन गिवन ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट केस स्टडी. विनीता डेमोन्स्ट्रेटेड एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ मेनी कलर्स. शी सेट अप एन एक्सपेरिमेंट एज शोन. आपने देखा व्हाइट लाइट पास की और वो कैसे स्प्लिट हो गई और स्पेक्ट्रम बन गया.
She observed that white light gets split into rainbow colors. Some deviates more while some deviate less. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. Which optical element A is used by Vinita to perform this experiment? Soap bubble, rectangular glass slab, prism और diverging lens. तो यहाँ पे आप देखो ये आपको बेसिकली डिस्पर्जन दी गई है और डिस्पर्जन किससे होती है? प्रिज्म से होती है. So C would be the correct answer. Next, she observes that there are 7 colors in the spectrum, then which colors suffer least deviation and most deviation respectively? तो कौन सा कलर है जो लीस्ट डेविएटेड होता है और जो मोस्ट डेविएटेड होता है? तो आपको पता है कि जब व्हाइट लाइट हम पास करते हैं तो जो सबसे ज्यादा डेविएट होता है दैट इज वॉयलेट और सबसे कम कौन सा होता है? रेड. तो यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शंस को देखो तो बेसिकली यहाँ पे ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि जो रेड कलर है उसकी लीस्ट डेविएशन होती है और वॉयलेट की मोस्ट डेविएशन, क्योंकि रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है वेबक्यूर के अंदर. नेक्स्ट, 4 color rays are shown in the figure. Which color has more speed in the prism? P, Q, R या S? इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? A, that is P. Okay. Next question. Among the 7 colors observed in the experiment, which color is having the shortest wavelength? कौन सा कलर है जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है? रेड, ब्लू, येलो या वॉयलेट? तो आपको पता है कि विबग्योर जो हमारे पास होता है उसमें वॉयलेट का वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर और रेड का होता है 700 नैनोमीटर. सो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज डी, दैट इज वॉयलेट. So with this we finish the complete explanation about the sample paper 1. I hope आप लोगों को समझ आया होगा, enjoy किया होगा और आपको काफ़ी कुछ पेपर की प्रिपरेशन होने में हेल्प हुई होगी. आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी. So with this we come to an end of this session. We are meeting very soon and we'll be solving आपकी बुक का sample paper 2. तो तब तक आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो और जब भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उस पेपर को आप खुद भी अपने पास सॉल्यूशन उसके निकालो. अगर बुक है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास बुक नहीं है तो परचेज करो अरिहंत की बुक और फिर उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको खुद सॉल्व करके देखो. So with this we come to an end. I hope you like it. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends and do not forget to hit the bell icon for the notification. So me Divya signing off. We are meeting very soon. Till then, my 3 tips: prepare well, study hard and make your habit to write and learn. Thank you. Bye-bye. Take care.